हेलो, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस री एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ एसआई एग्जाम, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम आदि एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आपको एक सीरीज दिया है 343, 383, 443, 483 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है हमें क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे 343 से 383 हो रहा है, उसके बाद यहाँ 443 हो रहा है, यानी किसी भी दो संख्या के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्लस माइनस का गेम हो रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 343 से अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं 443 में जाते हैं और 383 से 483 में, एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा कि प्लस अगर 100 जोड़ देते हैं 343 में तो कितना आ जाएगा? 443। उसी तरह 383 में अगर हम लोग प्लस 100 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 483। तो यहाँ पे क्या होगा? 443 में अगर पुनः हम लोग 100 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो 100 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 543 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 543 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह गल्फ 519104 से रिलेटेड है, उसी तरह वाइन किस संख्या से रिलेटेड होगा हमें बताना है। ओके, जब भी इस तरह का आपको प्रश्न दिया जाए, जैसे गल्फ दे दिया ऐसे संबंधित है, तो कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू का ही कुछ गेम होता है, प्लेस वैल्यू का ही कुछ गेम होता है। प्लेस वैल्यू से ही इस तरह की बड़ी संख्या हम ला सकते हैं, और कोई तरीका नहीं होता है। तो आपको डायरेक्ट प्लेस वैल्यू पे जाना है। गल्फ का हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जी का 7, यू का 21 और एल का 12 और एफ का कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 519 है, यहाँ पे क्या है? 721 है। अगर हम क्या करें, 7 में से -2 कर दें तो यहाँ 5 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। 7 में से हमने क्या किया? -2 कर लिया तो कितना आ गया? आपका 5 आ गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, 20 इसमें से -2 किए तो 5 आ गया। 21 में से -2 किए तो यहाँ क्या आ गया? 19 आ गया। और 12 में से -2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। और 6 में से उसी तरह -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यानी हमारा बन गया 5 19, हमारा क्या संख्या बन गया? 5 19 10 4। और यही संख्या तो हमें यहाँ लिखी है। यानी लॉजिक क्या बन रहा है कि गल्फ के प्लेस वैल्यू को लिख करके उनमें से -2 करने पर क्या हो रहा है? प्लेस वैल्यू में से -2 करने पर यह संख्या आती है। तो उसी तरह हम लोग वाइन में कर लेते हैं। वाइन का प्लेस वैल्यू लिखेंगे और सब में से 2 माइनस कर लेंगे। डब्ल्यू का कितना होता है प्लेस वैल्यू? आपका 23 होता है। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 होता है ना? बिल्कुल होता है 23। और आई का कितना होता है? आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 9 होता है। और एन का कितना होता है? प्लेस वैल्यू 14 होता है। और आपका ई का कितना होता है? 5 होता है। तो अगर आपको एक लॉजिक पता चल गया तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 23 में से क्या करेंगे? 21 निकाल ले। 23 में से 2 निकालिए, 21 लिखिए। 9 में से 2 गया, 7 निकाल दिए। 14 में से 2 गया, 12 निकाल दिए। 5 में से 2 गया, 3 निकाल दिए। यानी 217 और 123 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं हमें बताना है। नीचे एक आपको आकृति दी गई है, उसमें बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उन त्रिभुजों को काउंट कर लेते हैं जो बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ फर्स्ट 2 हो गया, 3 त्रिभुज हो गया, 4 हो गया ना? 4 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गए। और पांचवा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पांचवा आपका ये वाला एक हो जाएगा। हो गया ना? पांचवा 5 हो गया। ये पांचवा आपका हो गया त्रिभुज। छठे की बात करेंगे तो सेम अपोजिट में यह वाला आपका छठा हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। तो 5 + 1 यानी 6। टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें 6 त्रिभुज हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कूट भाषा में गेट को 71205 लिखा जाता है, तो डोर के लिए कोड क्या होगा? उसी कूट भाषा में डोर के लिए कोड क्या होगा? अगर आप ध्यान से, जब भी इस तरह का आपको क्या किया जाए,
कोई भी लेटर दिया जाए और उससे संबंधित अगर क्या दिया जाए, आपको संख्याएं दी जाए, तो बिना कुछ सोचे आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू यूज करना है। प्लेस वैल्यू गेट का हम लोग लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू, जी का 7 होता है, कितना होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है और ई का 5 होता है। हम लोग देख रहे हैं कि सीधे सीधे इन्होंने क्या किया है, प्लेस वैल्यू को ही कूट कर दिया है 71205। तो सेम हम लोग डोर के लिए भी कूट लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। डी के लिए 4 होता है और ओ के लिए कितना होता है, 15 होता है, और ओ के लिए कितना होता है, 15 होता है, और आर के लिए कितना होता है, 18 होता है। तो 415 और 15 18 किसमें है, 415 और आपका 15 18 ऑप्शन डी में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। राइज का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा है। क्षैतिज दर्पण कहने का यहां मतलब है कि जल दर्पण प्रतिबिंब, यहां पर राइज का क्या होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होना तो आप इसको कीजिए मत, ऑप्शन से जाइए। ये तो हो नहीं सकता है जब हम मान लीजिए आप एक बार करके बता देते हैं, राइज यहां लिख देते हैं, ओके, और राइज के नीचे मैंने एक क्या किया, जल प्रतिबिंब के लिए यहां दर्पण टाइप का बना दिया, और नीचे इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। ये तो अपने पास ही रहेगा, ठीक है ना, ये अपने पास ही रहेगा, और कुछ ऐसा यस आ जाएगा। कैसा आएगा आपका, कुछ ऐसा यस बन जाएगा, यानी कि ई तो ऐसे ही रहेगा। और आर की बात करते हैं तो आर क्या हो जाएगा आपका, राइज के लिए आर लिख लेते हैं, RISE। डायरेक्ट आप बनाइए क्या, ऑप्शन से ही चले जाइए, सबसे बेस्ट होता है। ए तो हो नहीं सकता है, इसका अपोजिट बनाएंगे तो ये भी नहीं हो सकता है, और इसका ए बनाएंगे अपोजिट तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन सी बचा हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन बना करके भी आप देख लेंगे तो आई तो सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा, आई और ई सेम रहेगा, और आर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह आर आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आर कुछ इस तरह से हो जाएगा। और किस ऑप्शन में ऐसा है, केवल सी ऑप्शन में ऐसा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। इस तरह के प्रश्नों को सीधे आप ऑप्शन से लेकर के निकलिए, ज्यादा पूरा बनाने के चक्कर में ना पड़िए। विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश एक सिरे से 10वां तथा दूसरे सिरे से 9वां है, उस कतार में कितने विद्यार्थी हैं। यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताए थे हमने इस तरह के प्रश्न करने के लिए, कुछ नहीं करना होता। जैसे बोले 10 + 9 जो दिया उसको जोड़िए और -1 करिए, 10 9 19 हो गया, और 19 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उस कतार में कितने विद्यार्थी हैं, 18 हैं। जब भी कहे कि कोई भी व्यक्ति कतार में शुरू से 9वें स्थान पे है और अंतिम से 10वें स्थान पे है, चाहे 15वें स्थान पे है, तो दोनों को जोड़िए और -1 कर दीजिए। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। हमें घंटी, पानी और पीतल के लिए वेन डायग्राम आरेख बनाना है। ओके, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले अगर पीतल की बात कर लेते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पीतल बना लिया। ओके, पीतल बना लिया। जो घंटी होती है ना, जनरली जो घंटी बनती है, जो मंदिरों में आप लोग देखे होंगे, घंटी यहाँ मैं बना लिया। मंदिरों में चाहे जो छोटी बड़ी, घर पे भी लोग पूजा करने के लिए घंटी का यूज करते हैं, वो जनरली किसकी बनी होती है, पीतल की बनी होती है। तो सभी घंटी क्या होती है, पीतल होती है। बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन पानी का घंटी और पीतल में कोई संबंध नहीं है, तो पानी के लिए हम कुछ ऐसा बगल में डायग्राम बना लेंगे। तो हमारा इस तरह का डायग्राम किसमें है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मैंने कैसे किया, सारी जो घंटियां लगभग होती हैं वो पीतल की बनी होती हैं, तो सारी घंटियां पीतल हैं, और लेकिन पानी का संबंध पीतल और घंटी में कोई नहीं है, तो पानी के लिए मैंने अलग से डायग्राम बना लिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। घड़ी में 3:52 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बने दो कोणों में से छोटा वाला कोण होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि मिनट और घंटे के बीच कितना अंश का कोण बनेगा, उसको निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। कैसे निकालते हैं, एंगल बराबर क्या होता है, 60 इंटू एच माइनस, मतलब हावर का साइन, एच माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइडेड बाई 2 होता है।
अगर मान लीजिए हमको 3:52 पे निकालना है तो घंटे की जगह 3 लिख देंगे, मिनट की जगह 52, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एंगल पता चल जाएगा। तो चलिए एंगल निकाल लेते हैं। हमेशा याद रखिए कोई भी अगर घड़ी है तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने बोला था 3:52 बोला था ना, 6 ले लेते हैं, 12 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं और 9 कर लेते हैं। तो 3:52 का मतलब कुछ ऐसे रहा होगा। तो जो हमारा छोटा एंगल होगा यही तो छोटा एंगल होगा ना, ये तो वाला तो बड़ा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा एंगल का मान पूछा है तो हम निकाल लेते हैं। 3 इंटू अभी फार्मूले में 60 माइनस 52 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। ये कितना हो गया 180 हो गया, और माइनस ये कितना हो गया 11 पच्चीस 55 572 हो गया। कितना हो गया 572। डिफरेंस निकाल लीजिए 572, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 9 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया ना। डिवाइड 2 कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 और 2 6 12, 196 एंगल बन गया। बात समझिएगा। लेकिन ऑप्शन में 196 बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें छोटा एंगल पूछा है, तो टोटल एंगल 360 है, इसमें से 196 निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 164 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो हमारा 196 डिग्री और 164 डिग्री में छोटा कौन है 164 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से बादल वर्षा से संबंधित है उसी तरह आग क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किससे संबंधित होगा हमें बताना है। ओके, बादल से क्या होता है, जब भी बादल लगता है तो क्या होता है वर्षा होता है। उसी तरह आग से क्या निकलता है, बादल से वर्षा होती है, वर्षा निकलता है। उसी तरह आग से क्या होता है, जब आग जलता है तो क्या निकलता है धुआं निकलता है कि नहीं। आग जलता है तो क्या निकलता है धुआं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा धुआं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विक्की पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर दाएं मुड़ जाता है, और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। डायरेक्शन का प्रश्न है। इस तरह का जब भी प्रश्न आए ना तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, क्या न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा है या फिर डायरेक्शन पूछ रहा है। पूछा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। डायरेक्शन पूछ रहा है कि प्रेजेंट में वह किस दिशा में है। तो हम लोग जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको बहुत ही ज्यादा क्या महत्व नहीं देते हैं। बस फ्रेम करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए हम उसका सहयोग लेते हैं, और ज्यादा हम न्यूमेरिक पे फोकस नहीं करते हैं। जैसे जैसे आप लोग को एक बात और पता होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। विक्की पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी वेस्ट की तरफ मैंने इनको 2 किलोमीटर चला दिया। ओके, मैं चलिए न्यूमेरिक लिख ही लेते हैं 2 किलोमीटर, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहेगी। और फिर दाएं मुड़ जाता है, यानी क्या करता है राइट मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चला। ओके, 1 किलोमीटर चला, यहां पहुंच गया, 1 किलोमीटर चले हैं। अब पूछ रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। यहां पे मान लीजिए यहां से इसने चलना शुरू किया था और यहां पे है, तो यहां से किस दिशा में है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में ही तो है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम दिशा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेलवे एसएससी में। इस प्रश्न को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा बेहद ही खतरनाक तरीका है। उससे आप लोग करने की कोशिश करिए। 99% क्वेश्चन बन जाते हैं, 1-8% नहीं बनते हैं उससे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं झांसे में कुछ भी बोल के निकल जाऊं, गलत नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सही बताऊंगा, जो भी बताऊंगा। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई दफा आपको दे देगा ना, तो उसको करने का एक ही तरीका बचता है। जो लास्ट तरीका होता है कि इनको आप लिख लीजिए और चारों ऑप्शन 4 बार लिख करके चारों ऑप्शन फिल कर लीजिए, और फिर उसमें देखिए कि क्या सीरीज बन रहा है। लास्ट रामबाण वही होता है, वह 1% प्रश्नों के लिए होता है जो प्रश्न बनते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 99% प्रश्न बन जाते हैं बिना कुछ किए, बिना सिर्फ देखे। ध्यान से आप क्या करिए ना, ऑब्जर्व करिए कि सीईबी यहां पे भी है, सीईबी यहां पे भी है। ध्यान से समझिएगा, यानी बी के पहले सीई यहां पे भी है, बी के पहले सीई यहां पे है। तो एक बात हम कंफर्म बोल सकते हैं कि यहां भी बी के पहले सी और ई होगा, यानी कि बी के पहले क्या है ई होगा और उसके बाद सी होगा। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं।
क्योंकि यहां अगर बी के पहले ईसी है, यहां भी बी के पहले ईसी है ना, तो यहां भी बी के पहले होगा ये। अब कुछ मत करिए, देखिए कि किस ऑप्शन में सीई है। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सीई ऑप्शन बी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप इसको चाहें तो फिल करके भी देख सकते हैं, चलिए करके देख लेते हैं। ए सी ई, उसके बाद बी, डी, ए सी ई बी, उसके बाद क्या है आपका ए डी सी ई बी, डी ए यहां पे होगा ना, आपका डी ए होगा। आप भर के देखेंगे तो क्या होगा, बनेगा आपका कुछ ए सी ई बी डी। ठीक है, क्या बनेगा, ए सी ई बी डी। ओके, पुनः क्या बनेगा, ए सी ई बी डी, यानी ए सी ई बी डी का एक चल रहा है, 5 का चलेगा ए सी ई बी डी, और लास्ट में भी यहां क्या बचेगा, ए और सी ई बी डी, यानी बन रहा है आपका ए सी ई बी डी का सीरीज। क्या, ए सी ई बी डी, कुछ यही बन रहा है, यानी कि ए सी ई बी डी का ऐसे ही आपका एक सीरीज चलेगा। लेकिन उतना आप भर के देखने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से करिए इन क्वेश्चनों को और करके तुरंत निकलिए। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। कथन दिया है, आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, हमको पूर्वानुमान बताना है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है कि पूर्वानुमान बताना है, क्योंकि इसमें कई दफा गलत हो जाते हैं। तो एक बात आप लोग इस तरह का जब भी प्रश्न करिए ध्यान दीजिएगा, क्या जो चीज यहाँ पे कथन में दिया है, ठीक है ना, अगर उस चीज के बारे में पूर्वानुमान में नहीं कुछ दिया है या उससे रिलेटेड अगर कुछ नहीं बन रहा है तो होगा ही नहीं। देखिए, पहला पूर्वानुमान बताया गया है, तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आजकल कथन में क्या, आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। इसका रिलेशन तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं, कोई कहीं भी लेन देन कहीं भी कोई नहीं। ये बात सही है जनरल सेंस में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि कथन में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। कथन इतना ही बोल रहा है कि आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है, तो पहला गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, पूर्वानुमान 2 को देखते हैं। घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर जो कथन दिया है उसी से रिलेटेड पॉइंट यहां दिया है। यहां दिया है कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है, और यहां पे बोला जा रहा है कि घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। तो बात सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। केवल 2 निहित है, पूर्वानुमान केवल 2 निहित है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।